नमस्कार दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग देखने से पहले कहानी के पहले और दूसरे भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो चैनल पर पहले से ही अपलोड है। हाथ मुंह धोकर प्रतीक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया। खाने में कल का बासी भोजन ही था, रोज की तरह। सपना का यह रोज का ही ड्रामा था। जब भी कुछ पूछो तो हर बात में तर्क के साथ प्रस्तुत रहती। एक बार आज भी प्रतीक पूछने की हिम्मत दिखा सपना के पास जाने लगा, लेकिन फिर से वही अशांति, वही कलह से बचने के लिए प्रतीक ने उसी भोजन को गर्म करके टेबल पर जाकर खाने लगे। 1 बजे के बाद तो यह खाना भी नसीब नहीं होगा। प्रतीक अच्छी तरह से जानता था कि बड़ी बहू सरोज की जैसी उसकी छोटी बहू सपना नहीं है। जब तक सरोज के पास रहते तब तक तो प्रतीक को कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। सरोज और प्रतीक की काफ़ी जमती है। सरोज बहू कम बेटी का फर्ज ज़्यादा निभाती है। प्रतीक अपने छोटे बेटे बहू के पास आना तो नहीं चाहता है, लेकिन बड़े बेटे आदित्य उन बेटों की तरह नहीं है जो यह कह सके कि पिताजी आप हमेशा के लिए यहाँ रह जाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी छोटी बहू फ़ोन पर अपनी सहेली के साथ, नहीं यार, इस बार किसी पार्टी का अरेंजमेंट किसी दूसरे के घर में कर लो। 4 दिन हुए ससुर महाशय आ धमके हैं, अब तो 2 महीने की छुट्टी हो गई मेरी। प्रतीक के कानों में यह आवाज़ पड़ रही थी खाते खाते। अब तो आंसू भी नहीं आते। मुश्किलों से गुजर करने के लिए बस निवाला ही भीतर जाता है। प्रतीक जानता था कि सपना उसके साथ क्या करना चाहती है। इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए उसका रोज का ही एक नया ड्रामा चलता है, जिससे प्रतीक खुद से ही कह दे कि वह छोटे बेटे के पास नहीं रहेगा। यह बात उसने अपनी बड़ी बहू सरोज को बताया भी था। तब वो बड़ी ही शालीनता से यही कहती, पापा मैं भी चाहती हूँ कि आप यहीं रह जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदित्य मान नहीं रहे। उनका कहना है कि दोनों भाई की जिम्मेदारी वो अकेले क्यों निभाएं, अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों से कैसी शिकायत। सही है कि एक माँ बाप 10 बच्चों को बिना झिझक के पाल पोस सकते हैं, लेकिन 10 बच्चों में किसी की हिम्मत यह कहने की नहीं होती कि माँ बाप बंटवारे में भाग नहीं होंगे, उन्हें अकेला मैं ही रखूँगा। जिस दोनों बच्चों को पालने के लिए माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं, उसी पर एक दिन एक अकेला इंसान ही बोझ हो जाता है। कुछ पुरानी यादों के साथ प्रतीक की नज़र फिर से अपने प्लेट पर पड़ती है, जिसे देख पूर्णिमा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। प्रतीक को शुरू से ही टेबल पर अकेले खाने की आदत नहीं थी। जब दुल्हन बन पूर्णिमा आई थी, तब पूर्णिमा प्रतीक को भोजन देकर उसके पास खड़ी रहती और उसके खाने के बाद उसके प्लेट पर ही खाती। तब एक दिन पूर्णिमा के हाथ को पकड़ प्रतीक ने ही टेबल पर अपने पास बिठाया था। प्रतीक, पूर्णिमा मेरे साथ बैठ, मेरे साथ खाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेला ही बैठकर खाता हूँ। पूर्णिमा, आप अकेले कहाँ होते हैं जी, मैं रहती तो हूँ आपके पीछे। प्रतीक, मेरे पीछे नहीं पूर्णिमा, मेरे साथ रहो। अब रोज मेरे साथ बैठना, वरना मैं नहीं खाऊंगा। पूर्णिमा, क्या जी, लोग समाज क्या कहेंगे। माँ कहती थी पति के चरणों में ही हमारा स्थान होता है। प्रतीक, तुम किस जमाने की बात करती हो पूर्णिमा। मैं नहीं चाहता हूँ पूर्णिमा कि तुम मेरे पीछे रहो, बराबर भी तो साथ चल सकते हैं ना। पूर्णिमा, यह आप मुझे दूसरी औरत की तरह क्यों नहीं चलने देते। पहले सिर से घूंघट हटवाया, इसकी वजह से घर में कितना कलह भी हुई। मुझे हर चीज़ का साझेदारी बनाते हैं, जो घर में किसी को भी पसंद नहीं। प्रतीक, सब पुराने ख्यालात के हैं घर में, इसी वजह से उन्हें यह एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा से हूँ। फिर कुछ सोचकर प्रतीक, पूर्णिमा जानता हूँ, मैंने शादी की पहली रात अनजाने में ही
यह कहकर दिल दुखा दिया था कि मेरे दिल में सिर्फ आरती है। एक औरत के लिए यह सुनना आसान नहीं है, फिर भी तुमने अपना मनोबल नहीं खोया और अपना एक स्थान बनाया मेरे दिल में। उस बात की शर्मिंदगी आज भी होती है मुझे। पूर्णिमा, मैं हमेशा से चाहता था कि आरती को सब सुख दूंगा। आरती ना सही, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, अब तो यह सुख मुझे देने दो। हम दोनों प्यार से अपनी गृहस्थी का सुख भोग करेंगे। पूर्णिमा, एक बात पूछूं? प्रतीक, हाँ पूछो पूर्णिमा। पूर्णिमा, कभी आरती का ख्याल नहीं आता अब मन में? प्रतीक, इस सवाल का कोई वजूद नहीं है अब। बस इतना चाहता हूँ कि आरती को उसकी हर खुशी मिले। पूर्णिमा, प्रतीक के सीने पर अपना सिर रख, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी, जो आप मुझे मिले। वर्तमान में अपने प्लेट पर भोजन को देख कुछ सोचने पर विवश हो गए प्रतीक। आज पूर्णिमा को गए कई साल बीत गए। अब अकेले इस जीवन को जीना, तन्हा चलना प्रतीक को चुभ रहा था। बुझे मन से प्लेट को उठाकर रसोई में सिंक पर रखते हाथ मुंह धोकर प्रतीक अपने कमरे में चला गया। इतनी गर्मी थी, उस पर यह सीलिंग फैन पूरी राहत देती कहाँ है। कई बार छोटे बेटे करण को कह चुका है कि एक मिस्त्री को भेज दे, वो खुद ही मरम्मत के पैसे भी दे देंगे, लेकिन करण को फुर्सत कहाँ है। तभी कुलकर्णी जी का फ़ोन दे। क्या बात है कुलकर्णी जी, सब खैरियत है ना? कुलकर्णी जी, कहाँ जनाब, क्या ठीक होगा? प्रतीक, कुलकर्णी जी ज़रा ठंडे मिजाज में रहने की कोशिश करिए, ऐसे ही आपका बीपी हाई रहता है। कुलकर्णी जी, आप ठंडे मिजाज में रहने की बात करते हैं, आपको पता भी है क्या कि बच्चे कितने फिजूल खर्ची करते हैं? मेरा तो यह सब देख दिमाग ही टनटना जाता है। प्रतीक, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप इस जगह से खुद को निकालिए, नहीं तो आपका बीपी ऐसे ही बढ़ते रहेगा। जो बात आपके बस में है ही नहीं, उसकी बात से क्यों खुद को परेशान करते हैं? कुलकर्णी जी, डर लगता है दुबे जी, कहीं इनकी फिजूल खर्ची इनके भविष्य को ना बिगाड़ दे। प्रतीक, कुलकर्णी जी अभी बच्चे हैं, उतनी गहराई तक सोचते नहीं हैं। अगर आप रोक टोक फिर करेंगे तो घर में फिर लड़ाई हो जाएगी। कुलकर्णी जी, इस वजह से मैं वृद्ध आश्रम जाना चाहता हूँ। घर में अब कोई इज्जत बची ही कहाँ है। सुन प्रतीक चुप रह जाता है। यह बात तो कुलकर्णी जी ने सही कहा है कि अब इस उम्र में इज्जत तो कुछ बचती नहीं, न कोई सुनने वाला रहा। हाँ, सुनाने वाले जरूर मिल जाते हैं। उस पर से बढ़ती उम्र में अपने ही शरीर का साथ छोड़ देना। जब शरीर साथ थी तो पत्नी और बच्चों का भविष्य तय करने पर सारी जिंदगी बीत गई। एक एक पैसा पूर्णिमा ने हिसाब से बचाया, इस आस में कि बच्चे पर कभी कोई कमी का एहसास न हो। और यही बच्चे, अब यह सोचकर प्रतीक ने एक गहरी सांस ली। लेकिन प्रतीक हमेशा कहते रहे पूर्णिमा से, पूर्णिमा कभी खुद के बारे में भी सोच लो, कभी खुद के पीछे भी खर्च किया करो। अपनी बड़ी सी चोटी को हाथों में गूंथते हुए कहती, हम दोनों का क्या है जी, आपके पेंशन से चल ही जाएगा। आज यह बच्चे को हम संभाल रहे हैं, एक दिन वो हमें संभालेगा। कह दे रही हूँ, तब सिर्फ आराम और खर्चे ही करूँगी अपने पोते पोतियों के पीछे। तब देखना मैं अपने पोते पोतियों के साथ कितना बन ठन कर चलूँगी। क्यों जी, आदित्य और करण की बहू लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर देना। ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरे इस घर को मेरे साथ मिलकर स्वर्ग बना दे। यह सोचते हुए प्रतीक की आंखों में आज भी आंसू आ गए। जिस बच्चे पर वो इतराना चाहती थी, वही बच्चों का व्यवहार उसे जीते जी मार डालता। कभी कभी तो ऊपर वाले की तरफ देख प्रतीक यह सोचने लगता है कि अच्छा ही हुआ, यह सब भाग बंटवारा देखने के पहले ही पूर्णिमा चली गई।
नहीं तो पूर्णिमा का मुरझाया चेहरा शायद प्रतीक को जीते जी तोड़ डालता। यह सब प्रतीक के अकेलेपन के साथी थे, कुछ मीठी बातें तो कुछ कड़वी हकीकत की यादें ही अब उसके साथ रहते थे। अपने जीवन का 35 साल तक पूर्णिमा ने उसका साथ दिया था, लेकिन लीवर की बीमारी ने पूर्णिमा को प्रतीक से बहुत दूर ले जाकर विदा कर दिया। सब पर ध्यान देते देते पूर्णिमा जैसे खुद को भूल ही चुकी थी। जीवन भर का साथ क्या, उसने तो प्रतीक का रिटायरमेंट भी नहीं देखा था। दोनों बेटे की बहू लाने का ख्वाहिश भी उसकी धरी रह गई, बस सरोज को ही देख पाई थी। यह भी उसकी पसंद नहीं थी। आदित्य की पहली चॉइस थी, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। यह देख एक दिन प्रतीक ने कहा भी था कि पूर्णिमा, तुम्हारे खोजने के पहले ही आदित्य ने तुम्हारी बहू खोज लिया। इस पर खुश होते हुए आप भी किस ज़माने की बात कर रहे हैं। अब कौन माँ बाप के पसंद का इंतज़ार करता है। हमारी सरोज देखना समझदार होगी। हर बात को पूर्णिमा अपने तरीके से लेकर खुश होने का बहाना ढूंढ ही लेती। उसकी यह बात सत्य साबित हुई। सरोज सच में समझदार बहू निकली। लेकिन छोटी बहू सपना, यह सोच अब उनका ध्यान आरती की तरफ गया और फ़ोन पर फिर से लैंड नंबर डायल करने लगे। कुछ देर में आरती आई। फ़ोन से हेलो आरती, आज इस समय फ़ोन करने की वजह प्रतीक, एकाकीपन आरती, तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। आरती, यही साथी है प्रतीक अब हमारी। प्रतीक, क्या अब कुछ नहीं हो सकता। आरती, क्या नहीं हो सकता प्रतीक, यही कि हम साथ रहे, इससे यह एकाकीपन काटने को नहीं दौड़ेगा। आरती, यह तुम कैसी बात कर रहे हो प्रतीक। प्रतीक, बस अब अकेले नहीं रहना चाहता हूँ आरती, बात करने को तरसता हूँ, कोई नहीं है जिसके पास बैठकर बात कर सकूँ। आरती, समझती हूँ प्रतीक, यह दौर इस उम्र में आना लाजमी है, लेकिन जितना दूर भागोगे यह तुम्हें जीने नहीं देंगे। इससे अच्छा तुम वक्त काटने का एक जरिया बना लो किसी को, तब देखना यह वक्त कट जाएगा जैसे मैंने बना लिया है पेड़ पौधों के साथ। प्रतीक, आरती, क्या तुम्हारा मन नहीं करता उड़ने को। हर वक्त क्यों वक्त के हाथों खुद को ढाल लेती हो। कितना अच्छा तुम लिखती थी, यह सब भी बंद कर दिया। क्यों खुद के अनुसार नहीं जीती तुम। आरती, जब जीना चाहती थी सब छीन लिया गया मुझसे, तो इस बुढ़ापे में क्या जीना। अब तो रोज मौत के इंतजार में हूँ। यह कहकर आरती ने फ़ोन कट कर दिया और अपने कमरे में आकर सिर पर हाथ रखकर आँख बंद करते हुए कुछ सोचने लगी। उस इम्तिहान के बारे में जिसे चुकाया था सबकी खुशी के लिए, ये जानने के लिए कि आरती ने अपनी खुशियों की कितनी कुर्बानी दी। कहानी के अगले भाग को ज़रूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।